आसिम जो है और ये सईद और नदीम अंजुम हमारी ब्यूरोक्रेसी में है, वही जजेस के पास है। और एक आर्मी का सीनियर डॉक्टर एक बेटे को डकैती में डाल दिया। ये लूट के ले जाएंगे, इन्होंने नहीं छोड़ना रोज दिन से जब ये वोल्केनो फटेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान और दीगर ममालिक में मेरा प्रोग्राम देखने वालों का नाज़रीन, आपके कमेंट्स का बहुत शुक्रिया, आपके क्रिटिसिज्म का बहुत शुक्रिया और मेरे पेट्रन्स का भी बहुत शुक्रिया जिनकी तादाद अब खैर से 178 हो चुकी है, 178। बहुत शुक्रिया आपका नाज़रीन। मैं अपना जो अब ये काम है ये दो हिस्सों में करता हूँ। मैं लोगों को इंटरव्यूज़ करता हूँ और मैं अपने वीलॉग करता हूँ। आप देख रहे होंगे कि मेरे इंटरव्यूज़ आए। इंटरव्यूज़ का एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है कि उनके व्यूज़ कम होते हैं, इसलिए डिटेल बात होती है। लोग मेरा ख्याल है मिर्च मसाला पसंद करते हैं, लेकिन ये इंटरव्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं इसलिए कि मैं उन लोगों को लेके आता हूं जो अपने अपने एरिया में माहिर हैं, एक्सपर्ट्स हैं, और उनकी राय सुना कि आप एजुकेट भी हों, अवेयर भी हों कि पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है। ये रोज़ की जो दंगा मुश्ती जहाद फसाद जो है इसको भी देखें, लेकिन ये डीपर चीज़ को अंडरस्टैंड करें। आप, आपके औलाद, आपके बच्चे, आपके बड़े सब समझें। बहुत शुक्रिया। आज बहुत बातें करनी हैं। आर्मी के CGS का विज़िट है अमेरिका का। अरशद शरीफ के JIT की बात हुई, उनकी बेगम साहिबा गई स्टैंड पे, और शौकत तरीन के अरेस्ट के ऊपर सेडिशन चार्ज पे, और इस किस्म की मैं चंद चीज़ों पे आपसे अपना ख्याल का इजहार करना चाहता हूँ और अपना तजिया देना चाहता हूँ। नाज़रीन, सबसे पहले आ जाएं कि जो हमारा आर्मी के चीफ जनरल स्टाफ है जनरल मोहम्मद सईद, जो कि अमेरिका गए हुए हैं। कोई 5 मेंबर डेलीगेशन है जिनके अंदर शायद 2 मेजर जनरल, चंद ब्रिगेडियर्स हैं, और ये गए हैं कि जी बड़ी ज़बरदस्त कोई इन्होंने मीटिंग करनी है कि डिफेंस कोऑपरेशन अमेरिका के साथ करनी है। ये एक उस वक्त आ रहा है जबकि एक बहुत आम तासुर है और एक ख़बर है कि जनरल आसिम मुनीर अभी जो लंदन गए थे वो इसके बाद अमेरिका भी गए थे। मुझे एक एनी शाहिद ने बताया कि उन्होंने एक गल्फ स्ट्रीम जहाज़ देखा था जिसके ऊपर पाकिस्तान की मार्किंग्स थी टीटरबरो एयरपोर्ट पे, जहाँ पर आदिल राजा ने आपको बताया था कि वो है। और उसके बाद कामरान ने भी जो है, खान ने बताया, अपना ट्वीट किया, उसने तो पूरा बता दिया कि तो ये उसके बाद आ रहा है। क्लियरली बहुत को एक अंडरस्टैंडिंग होगी अमेरिका के साथ कि हम उनके साथ किस तरह चलेंगे, लेकिन ये इस तरह ख़तरनाक मोड पे हमें लेके जा रहे हैं। आपने एक होती थी पाइड पाइपर ऑफ हैम्बलिन, एक कहानी थी कि वो बीन बजाता हुआ एक आदमी लेके जा रहा है, पीछे उसके सारे बच्चे, और वो लेके गार में लेके चला जाता है। उसके बाद उन बच्चों को कोई ढूंढ नहीं सकता। ये हमारे जो लोग हैं ये भी हमें ये पाइड पाइपर ऑफ हैम्बलिन की तरह आसिम जो हैं और ये सईद और नदीम अंजुम, ये हमारे मुल्क को ऐसी एक गार में लेके जा रहे हैं जहां ये उसको गर्क कर देंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा हमारे साथ क्या हुआ है। अमेरिका के साथ इलाक यही है, हमें हथियार देंगे, हमें पैसे देंगे, और जाएंगे किसके पास? उल्लू किसका सीधा होगा? ना फौजियों का। ये वो फौजी जर्नलों का उल्लू सीधा होगा जिन्होंने इस मुल्क को बेच दिया। बाजवे ने बेच दिया, आसिम मुनीर बेच रहा है, नदीम अंजुम बेच रहा है, मोहम्मद सईद बेच रहा है। मैं गुस्से में नहीं कह रहा, मैं बिल्कुल एक क्लियर बात कर रहा हूँ। आप डायरेक्शन देखें हमारी फॉरेन पॉलिसी का। रूस ने बुलाया एक कॉन्फ्रेंस 8 मुल्कों में, जिसमें हिंदुस्तान भी था, जिसमें अफगानिस्तान के ऊपर बातचीत थी। हमने इनकार कर दिया जाने जब पुतिन ने हेड किया। दूसरे, हमने यूक्रेन को अभी तक हथियार सप्लाई कर रहे हैं। जनवरी की खबर है कि हमारे हथियार उनके पास जा रहे हैं, हमारे एमुनिशन उनके पास जा रहा है। बहुत सख्त रशिया के एम्बेसडर जो है अलीपोव, उन्होंने बड़ी सख्ती से इस पर बयान दिया। उनका हमें आपको इसका मज़ा चखाएंगे। एक तरफ आपने इस सुपर पावर से टक्कर ली, दूसरा आप चाइना से अलहदा हो गए। आपने चाइना ने देखे नमक में आटे में नमक के बराबर आपको उसने कमिटमेंट दी जो फ्लड की थी। थोड़ा सा वो रोल ओवर कर रहा है, ये नहीं चाहता कि आपने अपने जो असल आपके एलाइज थे आपने उनको छोड़ दिया, और आप एक ऐसे मुल्क के साथ अपना इलाक कर रहे हैं जो 70-75 साल से आपको डंग भी मारता है, आपका खून भी चूसता है, थोड़ा सा आपको दूध भी पिलाता है कि आप जिंदा रहें। ये पाकिस्तान को बेच रहे हैं। वो कहते हैं जी इसका आसिम का डॉक्ट्रिन। आसिम डॉक्ट्रिन क्या है? आसिम डॉक्ट्रिन ये है बाजवा मार्क 2, पाकिस्तान को बेच दो, फौज को बचाओ, अपने आप को बचाओ, अपनी इजारादारी को बचाओ, अपने करप्शन को बचाओ, अपने फ्रॉड को बचाओ। ये है, ये इतनी अफसोस की बात है कि मैं ये देखता हूँ कि हमारी अफवाज पाकिस्तान, जिनकी तरफ हम हर वक्त देखते थे कि हमें बचाएंगे, ये 6.5 लाख फौजी अफसर जवान, NCO JCO, ये दो मिलाते हुए कुत्ते की मानंद हैं, अपने एक आर्मी चीफ के पीछे लग जाते हैं जो इनको कहते हैं कि इसको मार दो, उसको मार दो। ये तो अब इनकी तो माँ बहन भी अगर उठवा दें
आर्मी चीफ के, तो ये तो शायद उसके उठा दें। ये इस किस्म की हमारी बेगैरती, कौम में बेगैरती है। इसका सबसे एक और बड़ी निशानी बेगैरती की ये कि मरियम सफदरवान जैसी औरत को अपना लीडर मानते हैं हमारे कुछ लोग, जो कि अखलाकी तौर पर जिसकी इतनी बुरी इक़दार है, जिसकी फाइनेंशियल इक़दार इतनी है, जो चोर खुद है, फ्रॉड है, मनी लॉन्ड्रर है, एक अखलाकी इक़दार से गिरे हुए बाप की औलाद है, उस चचा की ये रिश्तेदार, ये औरत को ये मुल्क लीडर मांगता है। घटिया तरीन किस्म की औरत, अहमक है, मरीज है। ये मैं आपको ज़हनियत के बता रहा हूँ। वही ज़हनियत फौज में है, वही ज़हनियत पुलिस में है, वही ज़हनियत हमारी ब्यूरोक्रेसी में है, वही जजेस के पास है, वही हमारे आम लोग हैं। कहते जी पाकिस्तान कैसे ठीक होगा? तुम एक ज़हनी मरीज, अखलाकियात की गिरी हुई औरत जिसने ज़िंदगी में काम नहीं किया, उसको तुम कहते हो जी लीडर है हमारी पार्टी की। एक ढक्कन किस्म का आदमी जिसने ज़िंदगी में काम ना किया हो, जिसके ऊपर भी बहुत सवालिया निशान है उसकी अपनी ज़ाती अखलाकियात के ऊपर, करप्ट बाप की औलाद, करप्ट माँ की औलाद बिलावल भुट्टो, उसको आप लीडर मांगते हैं। तो मुल्क कैसे ठीक होगा? जब आपकी फौज बिक गई, आपकी पुलिस बिक गई, एग्जीक्यूटिव बिक गई, आपकी जुडिशरी बिक गई, आपके सियासतदान बिक गए, हर बंदा बिक गया, आपकी आवाम के हिस्सा बिक गया, तो फौज ये कौन ठीक करेगा? फिर भी मैं कहता हूं अल्लाह सुब्हान ताला की ज़ात है, अवाम की ताकत है, और वो मुहिब्बे वतन हमारे फौज के अफसर जवान NCO JCO हैं जो इस मुल्क को बचा सकते हैं अगर वो हिम्मत करें। दूसरी चीज़ आ जाए शौकत तरीन पे। शौकत तरीन के खिलाफ वही 124A जो है सेडिशन की क्लॉज लगा के कि जी अरेस्ट करो, उसकी हमने ऑडियो पढ़ी है, उसके अंदर ये IMF का जो है ना वो डील को है उसको ख़राब कर रहा था। ये 1870 का कानून है। ये जेम्स एक बंदा है, जेम्स फिट्जम पता नहीं जेम्स बंदा था, चीफ जज बना, अंग्रेज से आया, इतना ये सख्त किस्म का आमिर था कॉलोनियल। ये कहता है जी मैंने ये जो कानून है ना, इससे 15-20 हज़ार लोगों ने इस पूरे मुल्क को काबू किया हुआ है। ये कानून इसलिए बनाया गया कि आप कुछ बोल भी नहीं सकते। ये दुनिया के हर मुल्क में ख़त्म हो चुका है, हिंदुस्तान ने भी ख़त्म कर दिया, ऑस्ट्रेलिया जहाँ जहाँ इनकी ये कॉलोनीज थी अंग्रेज़ों की, उन्होंने रखा, सब ने ख़त्म कर दिया। हम जो कुत्ते की दुम हिलाने वाली कौम है ना, हमने रखा हुआ है। ये कैसी कौम है? ये कैसा ये बेज़मीर हमारा निज़ाम है कि हमने इस किस्म के कानून को रखा हुआ और उसको इस्तेमाल करते हैं। देखिए जी, लोग कहते हैं कि कोर्ट्स को खड़ा होना चाहिए। मैं कहता हूँ बिल्कुल खड़ा होना चाहिए। कोर्ट्स हमारी एक हैं, हमने देख लिए 2 जजमेंट लाहौर हाई कोर्ट से। उसको ये मरियम ढकनी ने जो अखलाकियात की गिरी हुई औरत, इसने उसको पता नहीं क्या दामाद कोर्ट कह दिया या क्या कह दिया, अल्लाह माफ़ करे। ये इस किस्म के वो भी खड़े, लेकिन बाहर को भी निकलना चाहिए, लॉयर को भी निकले, जिस तरह आप निकले थे मुशर्रफ के खिलाफ। आपकी माएँ बहनें बेटियां बेटे बिक जाएंगे, ये आपको याद रखूं। इसलिए कि खौफ जो इन्होंने पाकिस्तानियों पे डाला हुआ है वो ये है कि अगर हम शौकत तरीन जैसे बंदों को पकड़ सकते हैं, हम शेख रशीद को पकड़ सकते हैं, गिल को पकड़ सकते हैं, चौधरी को पकड़ सकते हैं, हम आपको किसी को भी हम पकड़ सकते हैं, ये बताना चाहते हैं। और खौफ इस कानून से नहीं है, गिरफ्तारी से नहीं है, खौफ लोगों को है। ये मुझे एक बहुत सीनियर अफसर ने कहा, उसने कहा सर ये हमारी बेटियां, हमारी बीवियां, हमारी बहनें, हमारे बच्चे उठा के ले जाते हैं घर से, हमें थ्रेटन करते हैं, उनको मारते पीटते हैं, वो नफ्सियाती मरीज हो जाते हैं, उससे लोग डरते हैं। कोर्ट में तो जाएं, बेल हो जाएगी, चलो कैद में भी जाएंगे, लेकिन और एक और कर्नल साहब हैं जो कि बहुत बड़े एडवोकेट हैं, नामुर रहीम साहब उनका शायद नाम है, नामुर रहमान, वो उनको एक बेसमेंट में बर्फ रख के पंखे चला के सर्दी में उनको रखा, उनके बेटों को नौकरी से निकाल दिया, एक बेटे को डकैती में डाल दिया। ये वो फौजी कर्नल है। और एक आर्मी का सीनियर डॉक्टर जो अभी एक वो चकलाला का जो पुल है उसके ऊपर खड़ा होके अपना तस्वीर खींच रहा था घर का, 2 बंदे आए, उसकी फैंटी लगाई, मारो जदो को। वो कह रहे मैं फौज का जर्नैल हूं, मैं हार्ट स्पेशलिस्ट हूं, वकार उसका नाम है, इतनी दाढ़ी है। वो कहते हैं चढ़ इधर दे, तुझे पता है कौन सा तू जर्नैल और कैसे। ये कैफियत बना रहे हैं फौज को ये पाकिस्तानी आए। तो मेरी बात सुने, अगर ये बाहर नहीं निकलेगी, ये जजेस खड़े नहीं होंगे, कौम नहीं निकलेगी, ये तो बेच देंगे आपको, ये आर्मी हाई कमांड।
ये तो इनका कोई पाकिस्तान से लगाव नहीं है। ये आसिम मुनीर जैसा आदमी जिसको आर्मी चीफ ही नहीं होना चाहिए था सबसे पहले, ये वो आदमी है जिसने मैनिपुलेट की अपनी प्रमोशन। ये वो आदमी है जिसका दोस्त है मोहसिन बेग, जो कि ड्रग के इल्ज़ाम में अमेरिका में पकड़ा गया, शराब का कानून अभी करता है, शराब का बिजनेस अभी करता है। आसिफ जरदारी का फ्रंटमैन टाउट उसकी मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है। इसका दोस्त है मोहसिन नकवी, जरदारी का फ्रंटमैन टाउट मनी लॉन्ड्रिंग में, उसके पैसे से इसका चैनल खड़ा होता है 24। ये आसिम मुनीर के दोस्त हैं। इसके खिलाफ जनरल राहिल शरीफ के ज़माने में करप्शन के चार्जेस थे, अब मुझे पता चला है। इसको एफसीआई ने से इसलिए रिमूव किया। इसकी बीवी की मशहूर है बातें कि इंतहाई वो मिसयूज करती थी अपनी अथॉरिटी। मलिक रियाज से पैसे लेते थे, मलिक रियाज ने इनको ज्वेलरी दी। मरियम का बनाया हुआ आर्मी चीफ जो कहती है 29 के बाद हमारी, इससे आप खैर की उम्मीद करते हैं। मुझे किसी ने कहा जी आप बहुत कोई प्री मैच्योर जजमेंट नहीं कर रहे। मैंने कहा इससे तुम खैर की उम्मीद करते हो? जो आदमी अपनी शलवार के में जाके डेरी हसनाबाद मुझे दिखा दे बगैर सिक्योरिटी की, सईद मुझे जाके दिखा दे, नदी मंजू मुझे जाके दिखा दे गुजर खान में बगैर सिक्योरिटी के, देखता हूँ ये वापस आते हैं कि नहीं, बाजवा दिखा दे। मुझे एक और बात याद आई, अब सारा आलम ने अभी 2 दिन पहले एक आर्टिकल लिखा है, बहुत मेरा तो दिल टूट गया वो पढ़ के, कि उसके बेटे के साथ 3 साल पहले क्या हुआ था कि बाजवा का बेटा और मेरा बेटा, कहता है वो पिंडी क्लब ग्राउंड के सामने खड़ा था क्रिकेट मैच देखने के लिए, बड़ी सिक्योरिटी थी, इसलिए बाजवा और उसका बेटा भी आ रहा था। उसने फ़ोन किया बाहर सड़क से अपने कज़न को कि भाई मैं इधर खड़ा हूँ, यहाँ आ जाओ। कहता है उसको उठा के ले गए कि तुम किसको फ़ोन कर रहे थे, आर्मी की चीफ की तुम मूवमेंट किसको बता रहे थे? और कहता है जी गाड़ियाँ ऐसे चल रही थी जैसे कश्मीर फतह कर लिया है। फौजी इतना मारा, आज तक वो 3 साल के बाद वो नफ्सियाती मरीज है। मैं एक बाप का दुख सुन के मेरे आंसू आ गए। मेरे भी 2 बेटे हैं, लेकिन मैंने दिल में सोचा, कभी कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैंने दिल में सोचा कि अगर अबसार आलम जैसे इंटेलेक्चुअल्स, इतने पावरफुल पेन लिखने वाले, अगर ये इस फरसूदा निज़ाम को सपोर्ट ना करते, ये नवाज शरीफ के टट्टू ना बनते, ये पेमरा के चेयरमैन ना बनते, उनकी जब ये चेयरमैनशिप थी कितनी ज्यादतियाँ की गई हैं और जर्नलिस्ट के साथ, तो हमें आज ये दिन शायद ना देखना पड़ता। मैं लोगों को कहता हूं डरो उस दिन से, चाहे तुम इनके साथ हो चाहे इनके खिलाफ हो, तुम्हारे घर आए, तुम्हारी औरतें, तुम्हारी बीवियां, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी बहनें, तुम्हारी बेटियों को लेके जाएं, उनके साथ वही ज्यादती करें जो ये औरों के साथ करते हैं। डरो उस दिन से, डरो उस दिन से जब ये आए और निकालें और आपके बच्चों को गायब कर दें या आपको गायब कर दें। डरो उस दिन से, डरो उस दिन से जब ये वॉल्केनो फटेगा। पाकिस्तानी आप सोए मत, ये लूट के ले जाएंगे, इन्होंने नहीं छोड़ना। बाजवा ने अभी एक आखिरी बात करता हूं, बाजवा ने अभी इंटरव्यू दिया जावेद चौधरी को, बहुत उसके ऊपर हुआ। बाजवा के लिए यह सबसे बड़ी निशानी है कि इसने रिजीम चेंज कराया और यह अब उससे फिसल रहा है, ये बचने की कोशिश कर रहा है। मेरे से तो किसी ने कहा 15 मिनट बात की, 15 मिनट में तो हम पूरा वीलॉग करके पूरी कहानी बता देते। आपको 3 मिनट लगेंगे बताने के लिए कि जी मैं इमरान को खतरा समझता था, मैं समझता था पाकिस्तान उसकी वजह से तबाह हो जाएगा, मैंने फैसला किया, हमने फैसला किया कि उसको निकाल दो। ये तो मैंने 35 सेकंड में कह दिए, तो इसके लिए 15 मिनट से ज्यादा आपको टाइम चाहिए। और जावेद चौधरी भी मुकर रहा है। मुझे तो बहुत डर है कि जावेद चौधरी को उड़ा देंगे। अगर जावेद चौधरी के पास एविडेंस है या रिकॉर्डिंग है और ये बाजवा को समझ आई कि ये मेरे खिलाफ इस्तेमाल होगी लटकने के लिए आर्टिकल 6 में, वो इसको उड़ा देंगे। जावेद चौधरी साहब अपना ख्याल रखें। मैं आपको बहुत क्लियरली ये बात करना चाहता हूँ। अरशद की JIT की आखिर में बात करूँगा। 320 बिलियन रुपया मिसिंग है। IMF पूछ रहे किधर खर्च हो, इनको पता नहीं है। 320 अरब रुपया, 1.2 बिलियन डॉलर, हम 1.2 बिलियन IMF से मांग रहे हैं। हमारे पास अकाउंटिंग में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस IMF को बता ही नहीं सकती कि ये 1.2 अरब डॉलर, 320 बिलियन डॉलर किधर है, बता ही नहीं सकती। खा गए, लूट गए, मुकर गए। ये पाकिस्तान को लूटने के बड़े तरीके हैं और ये बिकते भी कैसे हैं। जर्नैलों को, ये मैं आपको 100% गारंटीड कंफर्म खबर बता रहा हूं, जब ये गलत काम करते हैं इनको डायमंड्स में पेमेंट होती है। डायमंड्स में, हीरो में, कैश में नहीं, अकाउंट में नहीं, डॉलर में नहीं, हीरो में। कि अनट्रेसेबल हो, किसने दिए कुछ नहीं पता, कहां से आए कुछ नहीं। आप जाएं, आप हीरा बेचें, पैसे ले लें, जहां मर्जी जाएं।
इनकी बीवियां सर्विंग ऑफिसर्स की 30-30, 35-35 करोड़ के हार पहनती हैं जब ये महफिलों में जाती हैं, शादियों में जाती हैं। कहां से आया है पैसा? कौन सा प्लॉट ऐसा है जो कि इनको 35-35 करोड़ के हार दे? ये सारी आप चीजें अगर आप समझ रहे हैं, देखें अमेरिका से इराक ये चोर चक्के डाकुओं को बिठाया हुआ है। मैं अपने फौजी भाइयों से, पेटीबंद भाइयों को कहता हूं, रिटायर्ड सर्विंग सीनियर जूनियर फौजी अफसर एनसीओ जवान, आपके अंदर कोई गैरत नहीं रही कि आप मरियम जैसे इसका बाप, इसका घटिया तरीन बाप, घटिया तरीन चचा, और ये आसिफ जरदारी जो मुल्क को लूट गया, बिलावल भुट्टो उसका बेटा, फजल रहमान जैसा फ्रॉडिया, अचकजई जैसे खबीस इंसान, इन लोगों को आप अपने ऊपर मुसल्लत होकर बड़े खुश हैं और दुम कुत्ते की दुम हिलाते हुए आपको, जो आपका एक बिका हुआ आर्मी चीफ, बिका हुआ सीजीएस सईद, बिका हुआ डीजीआईएसआई, बिका हुआ डीजीसी, आपको जहां ले जाए आप कर लेंगे। डरो उस दिन से कि आपके घर भी एक बिल्कुल पागल एक मॉब आएगा, कहेगा ये फौजी हैं, चाहे आप इनके साथ थे नहीं थे, ये फौजी का घर है, मारो इनको, कत्ल करो। डरे उस दिन से, डरे उस दिन से कि पाकिस्तान के अंदर एक एक आदमी को चुन चुन के सिर्फ उसकी शनाख्त की वजह से मारा जाए, चाहे आप जितने मर्जी सपोर्टर खिलाफ थे इनके सपोर्टर। डरे उस दिन से। आखिर में अरशद शरीफ की जेआईटी वापस आ गई और जस्टिस एजाजुल हसन ने, वो कहते हैं जी 3 सवाल आपने पूछने हैं, इनको किसने डराया धमकाया और इस मुल्क से जाने का, इनको डरा के धमका के निकाला, ये बताएं इनके खिलाफ किसने केसेस करवाए, और तीसरा ये बताएं इनको क्या चीज दिखाई गई जिससे ये डर के चले गए। आप ये कर लेंगे आपको सब पता चल जाएगा। जेआईटी ने आए बाएं शाएं किए। मुझे कीनिया से खबर है, अंदर की खबर है, इन्होंने वकार और खुर्रम को कांटेक्ट भी नहीं किया। ये तो यहां बहाने बना रहे हैं कि जी हमें कीनियन अथॉरिटीज ने इन्वेस्टिगेट करने नहीं दिया, हमें क्राइम सीन पे जाने नहीं दिया। इन्होंने वकार और खुर्रम को कॉल तक नहीं की कि जी हम आए हुए हैं, फोन पे मिलना, फोन ही पे बात करने मिल। ये बिल्कुल फ्रॉडी हैं। ये एविडेंस को मिटाने गए थे, ये कोशिश करने गए थे कि इनके पास वो आईपैड और फोन जो नेशनल इंटेलिजेंस सर्विसेज के पास है वो इनके पास आ जाए। ये इसके ऊपर मैं बहुत एक लंबा वीलॉग करूंगा, मेरे पास बहुत अंदर की खबरें आ रही हैं। अरशद शरीफ साहिब की, शहीद की पहली बेगम साहिबा, वो कोर्ट में कहती हैं मुझे कोई उम्मीद नहीं है, किसी को भी कोई उम्मीद नहीं। उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से, लोगों की ताकत से, अफवाज पाकिस्तान में मुहब्बे वतन अफसर जवान एनसीओ जेसीओ से, और अगर किसी तरीके से जज और ये जो है ना अपने लॉयर ये खड़े हो जाएं। हर शहर में इनके बार एसोसिएशन है, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर डिवीजन में, हर बड़े शहर छोटे शहर में। प्लीज निकलें, मुल्क बचाने के लिए निकलें, अपने आप को बचाने के लिए निकलें, अपनी बेटियां बहनों बीवियों माओ को बचाने के लिए निकलें बाहर इस मुल्क को बचाने के लिए। अल्लाह अकबर। नाज़रीन अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह सुब्हानहू तआला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आपके प्यारों को हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी की जंग लड़ने वालों को हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अगली नशिस्त में मुलाकात होगी। इलाही आमीन। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफ़िज़।